देखो, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो अभी इस बार में मैग्नेटाइजेशन को एब्सोल्यूट जीरो पे देखना है। इधर फोकस करो दोनों लड़कियां, इधर, ठीक। देखो, saturation magnetization at absolute zero represent the maximum possible magnetization of a ferromagnetic material। ये डेफिनेशन है फिर से, ठीक है, कि T इज इक्वल टू जीरो पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन में होता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन विदाउट अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सो T इज इक्वल टू जीरो केल्विन, all atomic magnetic moments are completely aligned in the same direction due to strong exchange interaction। तो यहाँ पे वो इमेज भी बना सकते हो, एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है स्पिन्स के, अलग अलग स्पिन्स के बीच में उस वाले को, ठीक है। द सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ms is related to the effective magneton number nb by the relation। तो ms को ms ऑफ जीरो इज इक्वल टू nb कैपिटल n इंटू म्यू बी इस रिलेशन से देंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट है nb इफेक्टिव मैग्नेटॉन नंबर। ये जो nb है यही है, इसी पे ही सारा फोकस है इस टॉपिक में, समझ में आ रहा है। और nb क्या है, इफेक्टिव मैग्नेटॉन नंबर है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हमें मालूम है सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होते हैं, अलाइन होते हैं टी इज इक्वल टू जीरो के केस में। तो उस कंडीशन में सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिलेगा और उसको हमको इस रिलेशन से रिलेट करना है, याद रखना है, ठीक है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ आयंस। म्यू बी बोर मैग्नेटॉन होता है, एन बी रिप्रेजेंट इफेक्टिव नंबर, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस shows that transition metal such as कौन ट्रांजिशन मेटल कौन कौन है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, हैव रिलेटिवली स्मॉल इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ Nb while rare earth element such gadolinium dysprosium exhibit much larger values due to localized 4f electrons। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेरस, कोबाल्ट और निकिल है उसका Nb वैल्यू ऑफ Nb नॉन इंटीग्रल होगा, यानी कि फ्रैक्शनल, जैसे 2.5 है ना, 3.04 ऐसा, तो वो फ्रैक्शनल नॉन इंटीग्रल में आ गया। और इसकी जो Nb वैल्यू है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू Gd और dy से। इसका इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि इसके पास में ये कहां से डिसाइड होता है, 4f इलेक्ट्रॉन से चलता है इसका सारा प्रोसेस, है ना। इस वजह से इसका Nb ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल के Nb से, ठीक है। किससे, ट्रांजिशन मेटल के Nb। तो देखो ये टेबल है, फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल्स है इसमें। यहां पर फेरस का, इसका आयरन का देखो Nb वैल्यू कितना है, हमको सिर्फ Nb वैल्यू से मतलब है इस टेबल में, पूरे टेबल को नहीं बनाना है। तुम आयरन लिखोगे और उसका Nb वैल्यू डाल दोगे, इतना ही करना है। 2.22 है, कोबाल्ट का देखो 1.72 है, निकिल का कितना है 0.606 है, वहीं Gd और dy का 7.63 10.23। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि ट्रांजिशन मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसका Nb वैल्यू बहुत लेस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू Gd और dy रेयर अर्थ आयन से, एलिमेंट से। समझ में आ रहा है। तो अब हमको समझना है कि ऐसा क्यों, Nb का वैल्यू क्यों कम है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए और रेयर अर्थ के लिए क्यों ज्यादा है। तो रेयर अर्थ का तो रीजन है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से Nb का वैल्यू ज्यादा हो जाता है करके, ठीक है। नाउ देखो अब इसके कुछ रीजंस है। दिस डेविएशन डेविएशन मतलब Nb का जो वैल्यू दिख रहा है फ्रैक्शनल में, नॉन इंटीग्रल में, अलग अलग है ना सबका, वही है कि दिस डेविएशन अराइजेस बिकॉज इन रियल मटेरियल्स सेवरल इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक मोमेंट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देखो क्या क्या मैग्नेटिक मोमेंट में क्या क्या इफेक्ट होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से इफेक्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट में। इसमें यह होता है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में ऑर्बिटल मोशन पार्टिसिपेट करता है और वो मैग्नेटिक मोमेंट को इफेक्ट कर देता है। इस वजह से भी Nb का वैल्यू क्या हो जाता है, डिफरेंट मिलता है, डेविएशन में मिलता है, कम मिलता है, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के केस में, ठीक है। और क्या है, मेटल्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स के जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा और मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है। और हमें मालूम है कि ये बताओ तुम
हम रियल मेटल की बात कर रहे हैं, मटेरियल की, तो क्या सारे मटेरियल का स्पिन सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट। हो सकता है किसी स्पिन बैंड में 2+½ वाला स्पिन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, एक्टिव है, और किसी बैंड में -½ वाला स्पिन, किसी में स्पिन अप पार्टिसिपेट है और किसी वाले में माइनस, यानी कि स्पिन डाउन वाला पार्टिसिपेट। उस केस में जब हम एवरेज स्पिन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर भी क्या मिलता है, स्पिन में क्या मिलता है, एवरेज स्पिन कम आता है वैल्यू। तो उस वजह से एनबी का वैल्यू फिर से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, डेविएट फॉर्म में मिलेगा। तो 3 रीजन मिले अपने को, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन के वजह से, कंडक्शन, मेटल के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से, और एवरेज स्पिन, क्योंकि सारे मेटल्स के स्पिन कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। याद रहेगा तीनों पॉइंट? ठीक, तो ये वही लिखा है, ठीक है। As a result, fraction value for Nb are commonly observed. For example, Nb is equal to 0.6 for nickel. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा ये एकदम फैक्ट वैल्यू है ना। The origin of ferromagnetism in a transition metal such as iron, cobalt, nickel can be understood using the band theory of solid. तो ट्रांजिशन मेटल जो है FeCONI, इनमें जो फेरोमैग्नेटिज्म जो मिलेगा, प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होगी, वो हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। किसके अकॉर्डिंग समझेंगे? बैंड थ्योरी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो इन दिस अप्रोच द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स, पर्टिकुलर द 3D एंड 4s बैंड, ठीक है। तो यहाँ इन सब का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट में अपने को 3D और 4s वाला ऑर्बिटल मिलेगा, 3D एंड 4s में, ठीक है। तो इसी से जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इन कॉपर विच इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, कॉपर क्या है, फेरोमैग्नेट नहीं होता, द 3D बैंड इज कंप्लीटली फुल फिल्ड। कॉपर में कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 29, तो 3D में कितना रहता है, 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स फील्ड रहते हैं इसमें, 10, यानी कि ये फुल फील्ड है। डी में 5, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फुल फील्ड हो गया। बचा 4s, ये हाफ पार्सली फील्ड रहता है। 4s बैंड कैसा रहता है, पार्सली फील्ड। तो जो ऑर्बिटल है उसको बैंड वर्ड डाल दिया यहाँ पर, कोई नया नहीं है, वही है जैसा हम पुराना पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 3D बैंड एंड 4s बैंड, तो वही लिखा है कि 3D बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ 10 इलेक्ट्रॉन्स while the 4s बैंड इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है। यहां तक अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिशन मेटल को समझ रहे हैं कि वो फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कैसे रखता है, गेन करता है करके, ठीक है। दिस सिचुएशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6a वेयर द फील्ड 3D बैंड lies below the Fermi level and 4s band contains the conduction electron। तो ये फिगर 6a है, देखो फिगर 6a में देखो, यहां पर 3D बैंड को रिप्रेजेंट किए हैं, तो 3D पूरा फील्ड है कि नहीं है, ये शेडेड पोर्शन मतलब यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन 10 के 10 भरा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीटली फील्ड है। और 4s को देखो, ये 4s बैंड है, 4s बैंड पूरा भरा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं है, यहां तक बस है। और ये क्या करता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, कौन, 4s इलेक्ट्रॉन। 3D कंप्लीटली क्या है, फील्ड है, ठीक है। और ये जो 3D जो है कंप्लीटली फील्ड है, वो फर्मी लेवल से भी क्या रहेगा, बिलो रहेगा। तो डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वैल्यूज को मत लिखना, ये जो वैल्यूज है अभी इसमें मत लिखना, खाली इतना ही लिख देना, 4s इलेक्ट्रॉन, इधर 3D और ये सब करके, ठीक। 6b में देखो, जो 3D इलेक्ट्रॉन है, 3D जो बैंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रख लिया जिसका स्पिन अप है, और दूसरे वाले में क्या रख लिया, 5 इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन डाउन है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। अब 5 स्पिन अप और 5 स्पिन डाउन, तो दोनों स्पिन क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और नेट मैग्नेटाइजेशन क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक। फिगर क्या लिखा है, द फील्ड 3D बैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू अपोजिट स्पिन ओरिएंटेशन एज शोन इन फिगर 6b। Each sub-band contains 5 electrons, one with spin up and other with spin down. Since the number of spin up and spin down electrons is equal, their magnetic moments cancel each other, resulting in zero net magnetization. लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। Therefore, copper is non-ferromagnetic. कॉपर क्या होता है, नॉन फेरोमैग्नेटिक। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉपर से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो क्या बन जाएगा एटॉमिक नंबर 28, यानी कि निकल, ठीक है। क्या हो जाएगा खुशबू,
कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा वो, निकल। ठीक है, सो if one electron is removed from copper the resulting electronic structure corresponds to nickel। ठीक है, in which 3D band is no longer completely filled। अब 3D band नहीं रहेगा filled क्योंकि एक निकाल लिया ना आपने, पहले 29 था तो 3D 10 था, पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो 3D अब कंप्लीटली फुल फिल्ड नहीं रहेगा। ठीक है, एंड कंटेन्स होल, तो 3D बैंड में अपने को पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, होल भी देखने को मिलेगा, होल्स है ना। सो एट टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर T greater than TC thermal agitation prevents long range magnetic ordering। in this state spin up spin down sub bands of 3D electrons remain equally populated as shown in figure 7a। तो देखो ये फिगर 7a को देखो, अब 3D बैंड था, ये 3D बैंड से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या अब ये फुल फिल्ड है क्या, या दिख रहा है गैप यहाँ पे, तो ये जो खाली वाला दिख रहा है वो क्या है, होल्स है। ठीक है, 4s में वही चीज है, यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। ठीक है, तो देखो आपने यहां से यहां 5 इलेक्ट्रॉन भरा था, एक कम हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4.73 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 में इतना माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा, 0.7, वो क्या रहेगा, होल्स रहेगा। समझ में आ रहा है ना, यही एक्सप्लेन करना है, इसमें और कुछ नहीं है। फिगर 6b में, फिगर 6b को देखते हैं अब। द एक्सचेंज इंटरेक्शन कॉजेज अ स्प्लिटिंग ऑफ द energy level of the spin up and spin down bands। this phenomena is known as exchange splitting। as a result one spin band up shift to lower energy and become more populated while the other spin band down shift to higher energy and becomes less populated। this situation is shown in figure 7b। figure 7b में दिखा रहा है कि जो स्पिन अप है, स्पिन क्या है, स्पिन अप, वो क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी पे है, और स्पिन डाउन वाला हायर एनर्जी कंटेन कर रहा है, यही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्पिन अप का देखो फर्मी लेवल से नीचे है कि नहीं है, ये दोनों बैंड में देखो ना, नीचे कौन है, स्पिन अप वाला, तो इसका एनर्जी क्या रहेगा, लोअर एनर्जी, ये ऊपर है तो इसका एनर्जी क्या रहेगा, स्पिन डाउन का हायर एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ऐसा ऊपर बताया गया है, उसके वजह से एक्सचेंज इंटरेक्शन है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसके कारण, एक्सचेंज इंटरेक्शन के कारण इन स्पिन्स के एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग, यानी कि एनर्जी चेंज हो रही है, दिख रहा है ना, एक का एनर्जी कम है, एक का एनर्जी ज्यादा है, तो उसी चेंज इन एनर्जी को क्या बोलते हैं, नोन एज एक्सचेंज स्प्लिटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, इतना ही बताना है इस फिगर से 6 और 7 में। उसके बाद नेक्स्ट में, इन निकल एट T is equal to 0 the spin up band is almost completely filled with approximately 5 electrons whereas the spin down band contains fewer electrons about 4.46 leaving approximately 0.54 electron। तो उधर 7a में देखा था 7a में और 7b में एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे, है ना, तो अब बताया जा रहा है कि स्पिन अप बैंड जो है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलमोस्ट फुल फिल्ड है, और जो स्पिन डाउन वाला है उसमें क्या रहेगा, वो फुल फिल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता दिया कितना, 4.46 है, और होल कितने हो जाएंगे, 5 में माइनस कर दो 4.6 को, तो जितना बचेगा वो नंबर ऑफ होल्स रहेगा। दिस डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द टू स्पिन बैंड्स प्रोड्यूसेस अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब अब यहाँ पर ये जो दो बैंड है, अप और डाउन वाला, कितने बैंड है, अप और डाउन वाला, क्या बोल सकते हो कि दोनों बैंड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नहीं है ना, अप वाला फुल फील्ड है, डाउन वाला पार्शियली फील्ड है, तो स्पिन्स का इम्बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, स्पिन अप स्पिन डाउन दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इम्बैलेंस है, तो वही इम्बैलेंस क्या करेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। इम्बैलेंस ऑफ स्पिन्स क्या करता है, प्रोड्यूसेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट। द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अराइजेस फ्रॉम दिस इम्बैलेंस। याद रखना, इसी इम्बैलेंस की वजह से सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अराइज होता है बिटवीन स्पिन अप एंड स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन्स। फॉर निकल दिस करेस्पॉन्ड्स टू एन इफेक्टिव
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली एनबी। यहाँ पर वैल्यू बता देना कि निकल के लिए एनबी का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 0.6 होता है बोल के, ठीक है। सो thus ferromagnetism in a transition metal is fundamentally a consequence of unequal population of spin up and spin down electrons near the Fermi level। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स में फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हमें मिलेगा वो स्पिन अप और स्पिन डाउन के क्या रहेगा, अनइक्वल पॉपुलेशन से मिलेगा। किससे मिलेगा, अनइक्वल पॉपुलेशन से। अगर इक्वल हो गया तो फेरोमैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन अप वाला और स्पिन डाउन वाला, ठीक है। एंड द magnitude of magnetization depend on the difference in population of the two spin bands। This explains both the non-integral value of Nb and observed magnetic behavior of materials such as iron, cobalt and nickel। तो ये जो इम्बैलेंस वाला पॉपुलेशन है वो हमको नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी की वजह से मिलेगा Nb कौन सा, ये वाला FeCO और Ni का, ठीक है। तो ये हो गया, और उसी इम्बैलेंस ऑफ स्पिन अप स्पिन डाउन के वजह से क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। इतना ही है इसमें। हो जाएगा कि नहीं होगा, इजी था नहीं, नहीं था, फिर से नींद आ गया।